बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, इन तमाम धरती से कोने कोने से भारी तादाद में मुसलमानों निकल कर आ रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। और आज जो 29 जून को 2025 को जो गांधी मैदान के धरती पर आ रहे हैं इन तमाम स्टेट से और बिहार के कोने कोने से, आज जो इस स्टेज से बयान किया जाएगा, दहाड़ा जाएगा, ये पूरे दुनिया को मैसेज जाएगा और पूरे दुनिया को पता चलेगा कि मुसलमानों के शरीयत के साथ खिलवाड़ हुकूमतों के लिए कितना बड़ा महंगा पड़ता है। हुकूमत, तुम्हारे पास मंत्री है, तुम्हारे पास सेना है, तुम्हारे पास ताकत है। मुसलमान तुम्हारे से कुछ नहीं मांगता है। मुसलमान अपने आप अपने शरीयत के मुताबिक वो जीना चाहता है। जब मुसलमानों के शरीयत के साथ खिलवाड़ करोगे तब मुसलमान जागेगा और तुम्हारे खिलाफ बड़ा एहतजाज करेगा। जब एहतजाज शुरू करेगा तुम्हारे रातों का नींद हराम हो जाएगा। मुसलमानों को आज तक तमाम तरह के पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहा जाता है, कहलाता है, झूठे झूठे वादों में बीजेपी का डर दिखाकर सिर्फ वोट लेने का काम किया है। जब मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ, जब मुसलमान नौजवानों पे मॉब लिंचिंग, जब मुसलमान कम्युनिटी पे अत्याचार किया जाता है तो खुल कर ना कोई विरोध प्रदर्शन करता है, खुल कर ना कोई रोड जाम करता है, खुल कर ना कोई सरकार के खिलाफ बोलता है। आज इस पटना के गांधी मैदान से जो मैसेज जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी लहजा से बेदार होना होगा। तुम्हें मानना होगा कि बिहार में 22% मुसलमानों की तादाद है। कहाँ है तुम्हारा रहनुमा? कहाँ है तुम्हारे सियासी पार्टी? कहाँ है तुम्हारा लीडर? पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र लीडर है असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख के कहते हैं, वो पश्चिम बंगाल भी जाते हैं, बिहार भी आते हैं, उड़ीसा भी जाते हैं, झारखंड भी जाते हैं। तमाम जगह जाकर चीख चीख के कहते हैं कि मुसलमानों, हम तुम्हें गद्दी देने के लिए आए हैं, हम तुम्हें कुर्सी देने के लिए आए हैं, तुम सियासी लहजा से बेदार हो जाओ। मुकेश सहनी का पूरे बिहार में 3% मात्र उसका जाति का पार्टी है, उसका जाति का वोटर है, लेकिन उन्होंने पार्टी बना के सरकार से 5-5 सीट लेने का काम करता है, मंत्री बनने का काम करता है। मांझी, जीतन राम मांझी, एक मुसहर, एक दलित, वो अपना अधिकार जानता है। उनका मात्र 6% है पूरे बिहार में, लेकिन वो पार्टी बनाकर सरकार में रहने का काम करता है, सरकार गिराने का काम करता है। वो अपना अधिकार अपने कौम के लिए लड़ता है। जिस कौम को अल्लाह ताला ने कहा गए मुसलमानों तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम दुनिया में लीड करने के लिए आए, तुम दुनिया का लीडर हो, लेकिन आज मुसलमान हज़ारों फिरकों में बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी 2 कौड़ी का पार्टी बनाता है, मुसलमानों के हमदर्दी में सिर्फ बोल देता है तो हम मुसलमान उनके तरफ चले जाते हैं, लेकिन मुसलमान आज तक ये नहीं सोचा है कि हमारे असल मकसद के लिए हमारे लड़ाई कौन लड़ा है। हम साफ कह देना चाहता है पटना के इस गांधी मैदान से कि कोई हमदर्दी वाला बात बोलने से आपका लड़ाई, आपका हक और आपका अधिकार नहीं दिला पाएगा। आज देख सकते हो 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया, हमारे वक्फ बिल के खिलाफ कानून लागू किया गया, हमारे वक्फ जो आबा अजदाद ने जो दान देने का काम किया है, मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रॉपर्टी देने का काम किया है, आज उस प्रॉपर्टी पे सरकार का गंदे नज़र है। सरकार उसे हड़पना चाहता है। अरे सरकार, अरे मोदी सरकार, तुम्हारे मंत्री तो हज़ारों करोड़, 25-25 हज़ार करोड़ गबन करके चला जाता है। भला बताइए कौन ऐसा मुस्लिम नेता है जो आपका देश का 25 करोड़ या 25,000 करोड़ या 11,000 करोड़ लूट के भागा है? मुसलमान तो अपने शरीयत पे जीना चाहता है, अपने फ़कीरी पे खुश रहना चाहता है, फिर भी तुम इसे छेड़ना चाहते हो, फिर भी इसका हक लूटना चाहते हो। ये सरासर गलत और नाइंसाफ़ हो रहा है। और पुराने ख़यालात के जो हमारे आबा अजदाद जो कर गए, हम नए पीढ़ी के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि सियासी लहजा से बेदार हो जाए। चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान है। किसी भी पार्टी को मुख्यमंत्री बनने के लिए मात्र 30% वोट की ज़रूरत है। किसी पार्टी को 30% वोट चाहता है तो वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। ममता बनर्जी क्यों नहीं किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का पद देता है? क्योंकि मुसलमान जाग जाएगा, मुसलमान अपना हक के लिए हक मांगेगा, अधिकार मांगेगा। आज पश्चिम बंगाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत, सबसे ज़्यादा बेबसी पश्चिम बंगाल में है। बिहार के 22% मुसलमान आज तक वोट करते आया है, लेकिन आज तक मुसलमानों को बढ़िया मंत्रालय नहीं दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का जो 5 विधायक थे, शहनवाज उनको तोड़ कर भगाने का काम किया, तेजस्वी के साथ जाने का काम किया, लेकिन उनको मंत्रालय दिया तो सबसे गिरा हुआ मंत्रालय दिया। तेजस्वी को कहा हुआ कि 22% मुसलमानों का वोट लेते हैं तो कम से कम स्वास्थ्य मंत्रालय भी दे दे। मुसलमानों को कोई जगाने के लिए, कोई बेदार करने के लिए काम नहीं आएगा।
सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर बैठ के ट्वीट कर देता है मुसलमानों के पक्ष में, तो हाहाकार मच जाता है कि मुसलमानों के पक्ष में ये बोला वो बोला, हमारा लीडर वो है वो है। बिहार के 22% मुसलमानों, तुम अपने क़यादत का लीडर बनाओ, तुम अपने आप का पार्टी बनाओ, तुम्हें लड़ना होगा और तुम्हें हक अधिकार लेना होगा। तुम ये मत सोचो कि हम 22% मुसलमान क्या कर सकते हैं। 22% मुसलमान अगर 22 विधायक भी जीत के लाता है ना अपने पार्टी के लिए, तो सरकार बना सकता है और गिरा सकता है। उत्तर प्रदेश के 28% मुसलमानों, तुम अपना पार्टी बनाओ, तो अपने हक और क़यादत की लड़ाई लड़ो। अगर तुम उत्तर प्रदेश में 50 विधायक जीत के लाते हो ना, तो अखिलेश का नींद हराम होगा, वो तुम्हें उप मुख्यमंत्री का पद देगा। झारखंड के 16% मुसलमानों, तो अपना पार्टी बनाओ, तो अपने क़यादत की लड़ाई खुद लड़ो। अगर तुम्हारे पास 20 विधायक आ जाएगा ना, तो सरकार गिर सकता है, बन सकता है। कोई सरकार तुम्हारे हेल्प नहीं करेगा, कोई सरकार तुम्हें उन्नति या तुम्हारा तरक्की नहीं देखेगा। तुम्हारे क्षेत्र का अगर पढ़ा लिखा होनहार और काबिल लीडर है, काबिल विधायक है, तो वही तुम्हारा तरक्की कर सकता है। वोट बिल का यहाँ जो एहतजाज का कॉन्फ्रेंस है, क्या मैसेज देंगे लोग? आज 29 जून 2025 को जो पटना के गांधी मैदान से वक्फ बिल का जो कन्वेंस है और कॉन्फ्रेंस है, बड़े पैमाने पर है। आप देख सकते हैं लाखों के तादाद में, सुबह सवेरे है, अभी अभी सूरज उग रहा है और देख सकते हैं कि लाखों के तादाद में लोग आ चुके हैं। और यकीन ही मानिए कि कुछ ही घंटों में ये पूरा का पूरा गांधी मैदान लगभग 10 लाख के तादाद में भर जाएंगे। 2 घंटे के अंदर में अभी कम से कम 2 लाख लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि 10 बजते 10 लाख के तादाद में लोग गांधी मैदान में खचाखच भरेंगे। और ये स्टेज सज चुका है, देख सकते हैं बड़े पैमाने पर स्टेज है। यहाँ बड़े बड़े उलमा इकराम भी आएंगे, बड़े बड़े लीडर भी आएंगे। आज देखेंगे कि किस लहजे से, किस नीयत से सरकार को ललकारते हैं और सरकार से मांग करते हैं। और ये मैसेज हिंदुस्तान में बड़े बड़े दिल्ली के कोने कोने में हुआ है कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार से बड़े बड़े इनकलाबी पैदा हुआ है, क्रांति आया है तो बिहार से आया है। और बिहार के आज इस धरती से जो मैसेज जाएगा, ये क्रांति लाएगा, इनकलाब लाएगा, बदलाव लाएगा और वक्फ बिल वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगा सरकार। सर, यहाँ जो है वक्फ बचाओ है ना कॉन्फ्रेंस, देखिए सरकार फुल बहुमत से है और यहाँ तक कि नीतीश भी उनके सहयोगी में है। वो चुप्पी साधे हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। वो चुप्पी साधते साधते मुसलमानों का वोट भी ले लेता है। लेकिन यहीं से पता चलेगा, पटना के गांधी मैदान से बगल में नीतीश कुमार बैठा हुआ है, कि आज नीतीश कुमार इस पर क्या रिएक्शन लेता है, क्या एक्शन लेता है। क्या वो पार्टी के साथ बने रहता है जो मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता है। और मोदी सरकार से मैं कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कम से कम 40 करोड़ की आबादी मुसलमान है। हम जो भी 5 रुपया या 10 रुपया किसी भी चीज़ को खरीदते तो हमारा भी टैक्स जाता है और हम भी बराबरी का हिस्सेदारी है, बराबरी के हकदार हैं। अगर हम पे बार बार उंगली और तनकीद किया जाएगा और हमें मिटाने का काम किया जाएगा, तो जब हमें हमारे कौम को मिटाने का काम किया तब ये उभरा है और बड़े पैमाने से उभरेगा और जालिम हुकूमत को सर झुकाने पे मजबूर कर दिया जाएगा। ये तो वक्फ बिल है, ये तो कुछ नहीं हमारे नज़रों में। लेकिन जब मुसलमान जागता है ना, तो बड़े पैमाने पे इनकलाब आता है। बड़े बड़े सूरबीर हो या फिरौन हो या वक्त का बड़ा बादशाह का है ना हो, उसको भी सर झुकाना पड़ता है। एक शायरी है कि जब भी हिंदुस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी है, खून की ज़रूरत पड़ी है, तो सबसे पहले मुसलमान गर्दन कटाया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का जंग अगर छिड़ा है, बिगुल फूंका है, तो मुसलमानों ने फूंका है। 1857 बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह थे, लाल किला के अंदर से ललकारा, कहे मुसलमानों जागो, ये तुम्हारे वक्त है, तुमने बादशाहत खूब किया, अभी वक्त है गर्दन कटाने का। तो बहादुर शाह जफ़र का सबसे पहले उनका दोनों बेटा का गर्दन कटा। अंग्रेज़ों ने उसका गला काट के उसके दस्तरखान पर रख दिया था रमज़ान के महीना में, तुम इनके गोश्त तुम रोज़ा खोलो, ये हमारे कुर्बानी है। अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने अकेला पाकिस्तान के 16 टैंक को तबाह करने का काम किया। पाकिस्तान काफ़ी हद तक हिंदुस्तान में घुस गया था, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अकेले बालों में छुपकर 16 टैंक को तबाह करने का काम किया है। अगर हम देश के लिए लड़े हैं तो बड़े पैमाने पर हम इतिहास गवाह है कि हमने कितना बलिदान दिए हैं, कितना खून बहाए हैं और कितना लड़ाई जीते हैं। और अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, तो सबसे पहले मुसलमानों ने, मुस्लिम बहन ही ने ऑपरेशन का अंजाम दिया है और सफल अंजाम रहा है कि पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पूरे दुनिया में जब पूरे दुनिया में जब हिंदुस्तान का छवि खराब हो रहा था, अमेरिका को जब मोदी ने वहाँ जाकर कह रहा था कि अब की बार डोनाल्ड ट्रम्प और हिंदुस्तानियों को बेड़ा हथकड़ी लगा के भेज रहा था, अब पूरे दुनिया में हिंदुस्तानियों की छवि खराब हुई, तो हिंदुस्तान की छवि बनाने के लिए सबसे पहले असद ओवैसी अरब कंट्री गए, तमाम कंट्री गए और वहाँ हिंदुस्तान का मैसेज दिया। छवि बनाने में से हिंदुस्तान के मुसलमान, लड़ाई लड़ने वाला हिंदुस्तान के मुसलमान,
और हुकूमत मुसलमानों को दबाने का काम किया जाता है। मैं हुकूमत से कह देना चाहता हूँ, मोदी सरकार से, आप मुसलमानों को दबा नहीं रहे हो, आप देश विरोधी हो, देशभक्ति को कुचलने का काम कर रहे हो। अगर मुसलमान दब जाएगा ना तो तुम्हारे कच्चेधारी चड्डीधारी जो आरएसएस है ना वो कभी लड़ने के लिए नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं जाएगा लड़ने के लिए। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगा ये टोपीधारी जाएगा लड़ने के लिए, चाहे एरोप्लेन हो या एयर स्ट्राइक हो या गोला बारूद से लड़ना पड़े या खुद को छलनी करना पड़े, ये चड्डीधारी कभी नहीं जाएगा। जब भी लड़ेगा तो मुसलमान खुद से लड़ेगा। और देश का शान बरकरार रखने के लिए अगर देश में विदेशों में जाकर भाषण देना पड़ेगा तो मुसलमान ही जाके देश का शान बढ़ाने का काम करेगा। जय हिंद। क्या बोले? आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। एक मिनट मुसलमानों के लिए एक हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म पे एक शायरी है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। पिछले 10 साल में, 14 साल में, 15 साल में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में गो वंश पे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करने का काम किया है, क्या ये देश का छवि खराब नहीं हुआ है? 58 मुस्लिम कंट्री है, तमाम कंट्री से हिंदुस्तान का बिजनेस चल रहा है, व्यापार चलता है। आज अमेरिका जो थू कर रहा है, इनका अर्थव्यवस्था गर्क हो रहा है, इनका छवि खराब हो रहा है। पाकिस्तान जैसे देश से लड़ाई हुआ तो कोई देश इनका समर्थन नहीं कर रहा है हिंदुस्तान का। क्यों नहीं कर रहा? ये सरकार की नाकामी है। निकम्मी सरकार के वजह से कोई भी मुल्क, कोई भी दूसरा देश हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। और जब हमारा छवि खराब हुआ पूरे दुनिया में तो छवि को बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सऊदी अरब गए, कतार गए, बहरीन गए, अल्जीरिया गए। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि इस मुल्क को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सरहद पे सर कटाने ये परवेज़ राना जाएगा। और चड्डीधारी आरएसएस दो देश को लूटने का काम कर रहा है, जिसके इशारे पे सरकार नाच रहा है। ये आरएसएस हमेशा दुम दबा के भागने का काम किया है, कभी देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ा है।